नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका वीकेंड चर्चा में। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो आज नीति आयोग की बैठक को लेकर हर तरफ चर्चा जोरों पर है। दरअसल इंडिया ब्लॉक शासित सारे राज्यों ने इस बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस बैठक में पहुंचने की चर्चा जोरों पर रही। हालांकि हेमंत सोरेन इस बैठक में नहीं पहुंचे। कि क्या ममता दीदी और सोरेन ने इंडिया ब्लॉक से खुद को अलग कर लिया? इस फैसले के बाद ये चर्चा आम हुई थी, लेकिन अजीब स्थिति रही। ममता दीदी अकेले इस बैठक में पहुंची इंडिया ब्लॉक की तरफ से, बैठक को बीच में ही छोड़कर निकल गई। उल्टा आरोप ये लगा दिया कि बैठक में हमारा माइक बंद कर दिया गया और हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। दोस्तों, ये तो दिल्ली की घटनाक्रम रही। एक घटनाक्रम और है जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में राजधानी के विकास की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होती है, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। इसके पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज की समीक्षा बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं। मामला ये सामने आ रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम खुलेआम अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचा है। नीति आयोग की बैठक के लिए दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी। माना यह जा रहा है कि दिल्ली दरबार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी आलाकमान के साथ बैठक कर तीनों के बीच आए दुराव को दूर करने की कवायद कर सकते हैं। दिल्ली दरबार पर सबकी निगाहें इन बैठकों पर टिकी है। दोस्तों, इस बीच बीएल संतोष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की खबर भी सुर्खियों में है और इन सबके बीच सूबे में लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी हर दिन बीजेपी के इसरार तकरार पर सियासी सगुफे छोड़कर मामले को और गर्माती नजर आ रही है। दोस्तों, दरअसल जल्द ही यूपी में विधानसभा की 10 रिक्त सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा मनोज पांडे सरीखे 6 बागियों को लेकर भी समाजवादी पार्टी जल्द स्पीकर को आवेदन कर सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध कर सकती है। ये भी सुर्खियों में है। स्पीकर अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसला लेते हैं तो शायद रिक्त सीटों की संख्या 16 हो जाती है, वरना 10 रिक्त विधानसभा सीटों का उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का प्री क्वालिफाइंग राउंड सत्तारूढ़ और विपक्षियों के लिए होगा, ऐसा मेरा मानना है। हाल ही में हुए यूपी से बाहर के 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें हासिल हुई, जिसे इंडिया ब्लॉक को ताकत निश्चित रूप से मिली है। अब निगाहें यूपी के रिक्त सीटों के उपचुनाव पर भी टिकी है और ऐसे में अगर बीजेपी का दिल्ली दरबार कुछ ठोस कदम नहीं उठाता है इस तकरार को दूर करने के लिए, तो एक चैलेंजिंग स्थिति बनना तय है। चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे, क्योंकि राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, हर दिन भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है, दावा भी किया जा रहा है। दिल्ली पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल ही ये साफ कर दिया था कि सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन ये समझ से परे है कि पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी और अब ब्रजेश पाठक का लखनऊ के विकास समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचना, ये तमाम सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं ना। और इसका विपक्षी दल पुरजोर फायदा लेने के फिराक में है। समाजवादी पार्टी न जाने कौन कौन से ऑफर दे रही है बीजेपी से नाराज विधायकों को। कभी मानसून ऑफर की बात आती है तो कभी विंटर ऑफर की बात आ रही है। अलग अलग चर्चाएं हैं। देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। माना यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इसरार तकरार को लेकर एक बैठक करने वाले हैं, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के साथ। ये बैठक कब होती है इस पर हमारी निगाह टिकी होंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और हम चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लें आशीष तिवारी का। बीजेपी के तेज तरार आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अमित तिवारी एक बार फिर जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वीकेंड चर्चा में। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम सहयोग लेंगे राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी का। विनय जी, जाहिर सी बात है सवालों का सिलसिला सबसे पहले आपके पास ही आएगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी में ये चल क्या रहा है? संजय जी, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए और खासकर जो उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आए जी, और भाजपा को
जिस बुरी तरीके से हार ही कह सकते हैं, उसको आधे से कम सीटें आई हैं, तो ये जो सीटें जो उसको मिली थी, इसकी कल्पना ना तो भाजपा कर रही थी, इवन ना विपक्षी पार्टियां ही कर रही थीं। और किसी भी जो चुनावी सर्वे हुए, ओपिनियन पोल या एग्जैक्ट पोल, किसी भी उसमें जो है इसकी कल्पना नहीं की जा रही थी। ये आश्चर्यजनक परिणाम थे और आप भी आश्चर्यचकित थे और हम भी आश्चर्यचकित थे। लेकिन ये जो आश्चर्यजनक जो परिणाम थे, उनको कमोवेश धीरे धीरे अब जो भाजपा के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है, उनको देख के अब उससे थोड़ा आकलन कर पाना सहज हो रहा है कि ऐसे परिणाम उत्तर प्रदेश में खासकर भाजपा को क्यों मिले। उसका अब उदाहरण आपके सामने मिल रहा है। जिस तरीके के मतभेद पार्टी के अंदर हैं, प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच में, और कुछ एकाध जो है विधायक भी जो खुलकर बोल रहे हैं सरकार के लिए, प्रदेश संगठन के लिए, जो भी चीज़ों का अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उससे कमोवेश अब आकलन लगाया जा सकता है कि भाजपा की जो इतनी बुरी तरीके से हार उत्तर प्रदेश में हुई है, उसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी है। विनय जी, चूँकि अक्सर हम लोग ये चर्चा तो कर ही रहे हैं, हालांकि आशीष से बाद में हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ही से विश्लेषण ले लेते हैं। जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी गए, उनका बयान भी अलग अलग हम लोगों ने सुना। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं कि हार या जीत सामूहिक दायित्व का परिणाम होता है। अचानक ये सुर्खियों में आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद चल रही है। ये हालांकि बीजेपी के अंदर खाने से नहीं आई, बल्कि बीजेपी में जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान था कि दिल्ली नहीं चाहता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री बने रहे। भूपेंद्र चौधरी का कल बयान भी आ गया कि भाई सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, हम हार से सबक ले रहे हैं और उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ये दोनों डिप्टी सीएम किस मकसद से मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में नहीं जाना, क्या संदेश है? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाजपा का ग्राफ 2024 में ही नीचे आया है जी। हम अगर 2014 से इसका आकलन करें तो वहाँ पे लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2014 में, तो उत्तर प्रदेश में 73 सीटें मिली थी जी। वहीं 2019 में घट के 62 सीटें हो गई थी और 2024 में आई थिंक 36 या 37 सीटें रह गई। हम सिलसिलेवार तरीके से अगर विधानसभा की अगर बात करें तो 2017 में उसको 300 प्लस सीटें मिली थी जी। 2022 में वहीं घट के 251 रह गई और जो 2024 की जो लोकसभा सीटें जितनी भाजपा को मिली हैं, अगर उनको कमोवेश हम विधानसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो उसकी पोजीशन और गड़बड़ा जाती है, वो बहुमत से नीचे आ जाएगी। तो ऐसा नहीं, वो लगातार नीचे तो जा ही रही है जी। लेकिन ऐसे मतभेद उठते कब हैं? पहले क्यों नहीं उठे? क्योंकि पहले क्या था कि आप जीत रहे थे, आप सरकार बना रहे थे, भले ही आपके नंबर कुछ कम आ रहे थे। इस बार ये पोजीशन ऐसी आई कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी लोकसभा में। उत्तर प्रदेश में खासकर आप आधे से कम सीट पे आ गए। तो फिर यहाँ पे एक, जब आप कमजोर होते हैं तो विपक्षी तो उंगली आपके ऊपर उठाएंगे ही, साथ में पार्टी के अंदर भी जो आपसे खुश नहीं हैं जी, जो आपकी नीतियों से अलग हैं, वो आपकी नीतियों को पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने उंगलियां उठाना शुरू कर दी है। रही चीज जो समीक्षा बैठक में केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं आए, यहाँ पे अभी लखनऊ मंडल की जब समीक्षा बैठक हो रही थी तो उसमें ब्रजेश पाठक जी नहीं आए थे। अब ये किस लिए नहीं आए, इसका अच्छा जवाब तो आशीष जी देंगे ही, वो पार्टी का पक्ष जब अपना रखेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से उनको आना चाहिए था, ब्रजेश पाठक को और केशव मौर्य जी को भी वहाँ पे आना चाहिए था अगर इनवाइट किया गया है। अब इनवाइट नहीं किया गया है, वो भी आशीष जी उस पर प्रकाश डालेंगे। जहाँ तक लोकसभा लखनऊ मंडल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे भी भाई डिप्टी सीएम है और यहाँ लखनऊ से वो विधायक हैं कैंट से, तो जाहिर सी बात है लोकसभा मंडल की जिम्मेदारी से ब्रजेश पाठक हट नहीं सकते हैं। 2019 में 9 सीटें थी यहाँ पे लखनऊ मंडल में, वहाँ पे 8 सीटें जीती थी
भाजपा। और इस बार 9 सीटों में 4 सीटें जीती हैं, 4 सीटें जीती, 5 हार गई हैं। और उन 9 सीटों में अगर लखनऊ का अगर हम छोड़ दें, लखनऊ में करीब 2.8% जो है वोट परसेंट कम मिला है राजनाथ सिंह को। बाकी जितनी सीटें 8 सीटें थीं, वो चाहे मोहनलालगंज हो, धरौरा हो, खीरी हो, मिश्रिख, हरदोई, रायबरेली, आपका उन्नाव, ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पे आप 8% से लेकर 10% का वोट परसेंट कम न हुआ हो भाजपा का। बिल्कुल। तो उस हिसाब से समीक्षा बैठक थी, उसमें आप आते, अपने बात रखते। अब क्यों नहीं आए, क्या अंदर चल रहा है, इस पे हमसे ज़्यादा अच्छा प्रकाश आशीष जी डाल। चलिए आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, भाई आप लोग दावा तो करते हैं कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, लेकिन भीतर खाने में कुछ तो गड़बड़ नज़र आ रहा है, जैसा मेरा मानना है। भाई एक चीज़ है, केशव प्रसाद मौर्य, ये अलग बात है कि वो मंच से इस तरह से बोलते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से हम लोगों से उनका इत्तेफाक रहा है, भीतर खाने में कहीं ना कहीं घुटन तो उनको रहती है। 2017 में अगर विधानसभा की बात कर ली जाए, केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, 325 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, 54 सीटों का इजाफा हुआ था। 2022 में ये कमान चली गई योगी आदित्यनाथ के हाथ में, 273 सीटें -52। तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों को ये लगता है कि भाई तवज्जो नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य महकमा में एक चर्चा आम हो गई है कि ब्रजेश पाठक की कोई चलती ही नहीं है, सीएमओ के तबादले से लेकर तमाम चीज़ें पंचम तल तय कर देता है, मंत्री जी को कुछ जानकारी ही नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये घुटन है। और हमें लगता है कि जो विनय जी कह रहे थे कि जब कोई कमज़ोर होता है, जैसे कोई शरीर ही अगर कमज़ोर हो जाता है, रेसिस्टेंस पावर कम हो जाता है, तो रोग ऑटोमेटिक उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। देखिए संजय भाई, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को कहाँ से खबरें मिल रही हैं कि बीजेपी में कुछ सही नहीं चल रहा, क्योंकि ना तो केशव प्रसाद मौर्य जी का कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आया है कि वो कह रहे हो कि नहीं यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा है, या उन्होंने सरकार विरोधी कोई अपना स्टेटमेंट दिया हो, या ब्रजेश पाठक जी की भी बात करें तो ब्रजेश पाठक जी ने भी, मुझे नहीं लग रहा है कि सार्वजनिक मंच से जहाँ से हम लोगों को खबरें मिलती या कोई इंटरव्यू ऐसा दिया हो, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, और अंदाजे पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर बात नहीं करनी चाहिए। बाकी कुछ बातें बिल्कुल सही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से हमारी जो सीटें कम हुई हैं, हम जो चाह रहे थे सीटें, वो हमारी सीटें कम आई हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से लेके दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, मंथनों का दौर जारी है। हम लगातार जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो प्रदेश में हो जी, हम लोग लगातार मंथन बैठकों पर लगे हुए हैं। जहाँ तक आपकी बात रही, आपने ये कहा कि ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में नहीं पहुँचे, तो उसके लिए मैं, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, तो वो बिल्कुल हमारे विनय भाई साहब ने एकदम सही कहा कि उसको मैं जितना अच्छा बता लूँगा, बाकी सब अंदाज़ा लगाएंगे जी, अंदाजे से बताएंगे ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन मैं बताऊँगा कि ये हो रहा है। देखिए 10 जो सीटें हैं उपचुनाव की, उनके लिए, और 2027 में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, और चूंकि अभी हमने यहाँ पर लोकसभा चुनाव में एक अच्छी खासी सीटें हम यहाँ पर हारे हैं, तो हम मंथनों का दौर जारी है यहाँ पर। यहाँ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके साथ में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर पर सबके यहाँ पर काम बांट दिए गए हैं। यहाँ पर कोई अब ऐसा नहीं सिस्टम रह गया कि नहीं एक मीटिंग में सारे लोग उपस्थित हों ही हों, सबके काम अलग अलग बांट दिए गए हैं। जिस समय पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी मीटिंग कर रहे होते हैं, उसी समय पर ब्रजेश पाठक जी दूसरी जगह मीटिंग कर रहे होते हैं और केशव मौर्य जी तीसरी जगह मीटिंग कर रहे होते हैं। या तो वो यहाँ होते हैं या कहीं ना कहीं वो बिज़ी होते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, चूँकि हमारी पार्टी है, कम से कम ये हमको डिसाइड करने का अधिकार है।
कि हम कैसे करके अपनी पार्टी को कहाँ पर किस जगह स्टैंड करें, क्या करें। अभी 29 जुलाई को हमारे यहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें तीनों लोग आपको दिखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिखेंगे और दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिखेंगे। हाँ, यही सवाल आशीष मेरे दिमाग में भी चल रहा था। मैं हालांकि पूछने वाला था आपसे कि लोकसभा चुनाव के बाद से संभवतः कोई ऐसी तस्वीर हम लोगों के सामने नहीं आई है जब तीनों साथ साथ नजर आए। 29 जुलाई को आपके क्रांतिकारी कैमरामैन वहाँ पर पहुँचेंगे और वो उस परिदृश्य को जरूर कैप्चर करेंगे अपने कैमरे में। यहाँ पर तीनों लोग पहुँचेंगे। हमारी पार्टी के अंदर कोई इस तरीके का नहीं, हाँ नैरेटिव सेट करने की बात है। नैरेटिव विपक्ष हमेशा से सेट करता रहा है और अभी भी, अब जब वो कहीं और कुछ नहीं सेट कर पाया तो उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, ऐसा कोई आपको कहीं से स्टेटमेंट मिल रहा हो, केशव जी कह रहे हो कि नहीं हमारा गड़बड़ चल रहा है, ऐसा नहीं। हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी में कैसे काम करेंगे, कैसे चलाएंगे, कौन नेता कहाँ पर देखेगा, चूँकि चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी चुनावों को हल्के में कभी नहीं लेती है। करते हैं हम, सरकार बनाने के बाद भी लगातार हमारी बैठकों का दौर जारी है, जबकि विपक्ष हारने के बाद भी एक मीटिंग आज तक इन्होंने नहीं करी। तो आप ये समझ लीजिए ये गंभीरता का मामला है। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि चलिए ठीक है। करा जा रहा है। जो मेरे सूत्रों के हवाले से खबर थी, संजय निषाद जी ने जिस तरह से बुलडोजर को लेकर के बयान दिया था, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री सुनिए तो आशीष, सुनेंगे पूरी बात तो तसल्ली हो जाएगी आपको। दिल्ली से एक फ़ोन आता है, संजय निषाद जी का बयान आ जाता है, नहीं अब नौकरशाही भी मेरी बात सुन रहे हैं, सब लोग ठीक ठाक हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बिल्कुल शांत पड़े हैं। फतेह बहादुर जी जो जान की धमकी का मामला उठाते हैं, पत्र लिखते हैं, अब कहते हैं नहीं एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार आपका सक्रिय हो चुका है और चीज़ों को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होती है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, इंतजार करेंगे हम, निश्चित तौर पर इस पर भी एक चर्चा रख लेंगे। धर्मेंद्र जी भाई, आप लोग क्यों नैरेटिव सेट कर रहे हो? कभी मानसून ऑफर दे रहे हो, कभी विंटर ऑफर दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी में भाई सब कुछ ठीक है, आशीष जी का कहना है। संजय जी, सबसे पहले प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को, आप सभी को और पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल ठीक करें। पहले तो आशीष जी को मैं उस शुभ मुहूर्त के लिए बधाई देता हूं अग्रिम रूप से कि इन्होंने कोई शुभ मुहूर्त निकाला है जिसमें मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी सबको एक साथ बैठाएंगे। अब ये अलग बात है कि कौन उप रहेगा, कौन मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये तो भविष्य के अर्थ में। दूसरी बात, आशीष जी बड़ी चालाकी से बता रहे थे हमारा मामला है। देखिए नहीं साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, सरकार के अंदर का मामला है। और सरकार जो है उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह है। उसको जब उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करना चाहिए तो वो लगातार बैठकों में व्यस्त है कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। किस तरह से दोनों उप मुख्यमंत्री प्रयासरत है। जी जी संजय जी, मेरी बात पूरी हो जाए। जिस तरह दोनों उप मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है कि हमारे नाम के आगे मुख्यमंत्री लग जाए, जो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी एक्सचेंज ऑफर में माहिर है। किस तरह देखिए महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से एक मुख्यमंत्री को अचानक उसी सरकार उसी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर प्रचंड बहुमत से जीत के शिवराज जी आते हैं, अचानक पर्ची थमा दी जाती है कि आपको यही खोलना है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी से पर्ची खुलवा दी गई, आज तक वो बेटी कर रही है। शिवराज जी को तो कहीं ले आए, चलिए ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी करना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने पर्ची खोलने से सीधे मना कर दिया। तो अब तो बवाल है ही है। दिल्ली लखनऊ जिस तरह से वाईफाई पासवर्ड और दौड़ा चल रहा है, उसमें जनता सफर कर रही। हमको उस पर नहीं जाना है। लेकिन ये सही है कि जिस तरह से इनके कैबिनेट के 5 साल साथी रहे मोती सिंह जी ने आरोप लगाया कि मैंने अपने इतने बड़े लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार इतने चरम बिंदु तक नहीं देखा। किस तरह से एक विधायक ने आरोप लगाया कि अब तो परिवर्तन के बिना संभव ही नहीं है, जौनपुर के रमेश मिश्रा जी ने। किस तरह से गोरखपुर के एक विधायक ने अपनी जान खतरा बताया, सरकार सुन ही नहीं रहा कोई, उन्होंने सुपारी तक की बड़ी ऑथेंटिक बात की। बैठकों की बात संजय जी, न केवल इलाहाबाद में बैठक होती है, डिप्टी सीएम नहीं जाते हैं वहां के, न केवल लखनऊ के बैठक में लखनऊ वाले डिप्टी सीएम नहीं जाते हैं, आजमगढ़ की बैठक में राजभर जी नहीं जाते हैं,
संजय निषाद जी का आपने बताया है क्या आरोप लगाते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है कि आप उस जनपद के उसमें बैठक में नहीं जाते, और तो और आपको शायद याद होगा कैबिनेट की बैठकों में इनके दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए, और ये कह रहे हैं सब सामान्य है, सब नॉर्मल है। अरे साहब, इन आपके लड़ाई के चक्कर में केंद्र से उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। जिसमें बजट आने वाला था, उत्तर प्रदेश से दबाव बनते, प्रोजेक्ट बनाते, मांग करते, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की बदहाल होती स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब से संदर्भ में कुछ न कुछ आप केंद्र से गुहार लगाते तो कुछ उत्तर प्रदेश को भी मिल जाता। आपकी इस लड़ाई के चक्कर में उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है, विकास कार्य ठप पड़ा है, लोग परेशान है, नौजवान कितना झेल रहा है, गर्मियों की यह हालत है, बिजली के 1 यूनिट आप नया बिजली घर नहीं लगाए, गर्मियों में पूरे प्रदेश में त्राहिमाम न भूतो न भविष्यत, इतनी खराब व्यवस्था विद्युत की कभी नहीं रही। डिप्टी सीएम साहब के विभाग की अपने चिंता ही नहीं है। आपको याद हो संजय जी, पिछले कब मीटिंग उन्होंने विभाग की या कुछ विभाग के बारे में कभी पीसी किया हो डिप्टी सीएम साहब ने, जो पिछली बार हर 15 दिन पे कहते थे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। इस बार उनके पास कौन सा विभाग है, किसी विभाग की कोई मीटिंग किया हो तो जरा आशीष जी पूछिएगा कि उन्होंने अपने विभाग में क्या किया, सुधार रहे हैं कि उनके विभाग में क्या काम होता है, या कौन सा उनका विभाग है। हमको तो लगता है आधी जनता ये भी नहीं जान रही होगी डिप्टी सीएम साहब के पास, चूंकि उनका मन विभाग में नहीं लग रहा। उनका मन यह है कि हमको जल्दी से उत्तर प्रदेश की कमान मिल जाए और मैं मुख्यमंत्री बन करके प्रदेश को चलाऊं। ठीक है। तो सवाल ये है कि आपकी इच्छा से नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ की जनता के जो बुनियादी सवाल है उस पर काम की जरूरत है, और आप ऐसे समय में आपसी लड़ाई में व्यस्त है। हमारी राय ये है कि अगर आपसे नहीं चलता है तो आप छोड़ दीजिए। जनता ने तो वैसे भी आपको हटाने का मन बना लिया है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आपको बाहर का रास्ता दिखाया, और लगातार आपके देखे अभी हमारे विनय जी बता रहे थे किस तरह लगातार चुनाव में कम हुआ है, तो अब तो आगे कम ही होना है। जनता ने आपको बाहर जाने के लिए संकल्प ले लिया। बाहर जरा जवाब लेना आशीष जी का, फिर अमित के पास चलेंगे। हाँ देखिए संजय भाई, बड़ी हंसी आती है, चूंकि मैंने कहा कि राजनीति में हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर डिबेट्स पे। अब ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कौन उप मुख्यमंत्री रहेगा, कौन मुख्यमंत्री है। मुझे पता नहीं कि धर्मेंद्र भाई के पास हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे कि उप मुख्यमंत्री इनसे बताने कि हमारी ये बातचीत चल रही है। एक जो ये अंदाज़ा लगाने का जो सिस्टम होता है ना, और जो एक नैरेटिव सेट करने का, मैं इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा परेशान रहता हूँ। आप बता रहे हैं कि शिवराज जी ने वहाँ पर जिताया आपको, उनको। अरे भाई, हम उनको बनाए, हम किसी को बनाए, आपसे इससे क्या लेना देना है। बता रहे हैं कि वो इनके एक विधायक ने ये कह दिया, इनके वो विधायक ने वो कह दिया। कराएंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता, अरे भाई सुन लीजिए, जनता जिसको चुन के नहीं, आप अगर सोचिए, नहीं ये देखिए आशीष जी, आप बहुत विद्वान साथी हैं। जनता ने चुन करके जिसको भेजा है, तो जनता पूछेगा, चाहे जिसको बनाए। ये लोकतंत्र में संभव नहीं, डिक्टेटरशिप में संभव है कि हम अपने बेटे को, तो जो मोहन यादव जी हैं, मोहन यादव जो है वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं, वो मतलब चुन के नहीं आए हैं क्या? मोहन यादव कौन है? हमारी बात है, चाहे जिसको बनाए, जनता जिसको चुन के भेजेगी। हम किसी व्यक्तिगत बात नहीं कर, लेकिन आप ये कह रहे हैं नहीं, आपने कहा ना कि शिवराज जी को नहीं बनाया वहां पर। नहीं है, ये भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भैया। सुनिए धर्मेंद्र भाई, अब मेरी आप बात सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश अब मेरी सुन लीजिए। मैं आपकी दिक्कत समझ रहा हूँ, मैं आपकी परेशानी भी समझ रहा हूँ। एक्चुअली आपको समस्या है, मैं समझता हूँ। क्योंकि देखिए, आपके यहाँ एक परिवार का मामला चलता है, कोई जीते कोई हारे, कुछ हो, बनना परिवार से ही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग जीत के आते हैं, उनमें से हमारे यहाँ बैठक होती है और उनमें से चुन लिया जाता है। अरे हमने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमने केंद्र में उनको अपने यहाँ कैबिनेट का मंत्री बना लिया। और अब भारतीय जनता पार्टी में कौन क्या बनेगा, कम से कम इतना तो आप हमको अलाउ करते रहिए कि हम लोग अपनी पार्टी तो चला लें। और आप न बताइए कि हमारे यहाँ विधायक ने क्या कह दिया, हमारे यहाँ। अरे आपने तो शिवपाल यादव जी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। बताइए आपके यहाँ क्या चल रहा है, अब हम आपको क्या बताएं। उन्होंने तो पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी बना ली थी। अब सुन लीजिए, अब हम आपको बताते हैं ना कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो आप सिद्ध करना चाह रहे हो, नैरेटिव बनाना चाह रहे हो, वो नैरेटिव क्या होता है। आप नैरेटिव बना रहे हो, मैं आपको उसका उदाहरण दे रहा हूं। सिर्फ टव्वल और जो अंदर खाने गड़बड़ होती, वो ये होती जैसे शिवपाल जी ने पार्टी से अलग हटके अपनी एक नई पार्टी प्रगतिशील बना ली थी। इसको कहते, सुन लीजिए, ये नहीं होता। मंच पे जिस तरीके से अखिलेश जी ने धक्का दिया था, माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी का माइक छीन लिया था,
सिर्फ उटव्वल उसको कहते हैं। आप हमको एक कोई उदाहरण दिखा दीजिए थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में इस तरीके की कोई अनुशासनहीनता हो रही हो। अरे कम से कम 10 जगह समीक्षा में कुर्सियां चली। अरे आपका सांसद विधायक ने सांसद को जूतों की गिनती नहीं लोग कर पाए। किस तरह समीक्षा बैठक में जूतम पैदा चल रहा है। सुनिए वही मैं बात बता रहा हूँ। वो तो विधायक और सांसद थे, आपके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका माइक छीनने का काम अखिलेश यादव ने भरे मंच में कर दिया था। अरे सांसद विधायक बहुत छोटी चीज होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ आपके कि वहां पर माइक छीनने का काम करा था। आप मत करिए। शिवपाल जी की और किस तरीके से अखिलेश जी की जो तीखी बहस हुई है वो लोग दुनिया जानती है। अलग पार्टी तक बना ली गई। आप क्या बता रहे हैं? आप ये सब मत बताइए। कोई नैरेटिव आपका नहीं चलेगा। आपने पिछली बार नैरेटिव सेट कर लिया, वो हो गया। और सुनिए, हमने कहा किसको क्या बनाया, ये हमारा अधिकार है। संविधान इसका अधिकार देता है। हमको कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी का व्यक्ति नहीं बताएगा जाकर कि कहां पर क्या करना है। आप ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। यहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ पर पाल जी हो, अरे परिवारवाद तो भरा हुआ शिवराज जी हो या कोई हो, हमने मोहन यादव को बना दिया तो आप लोगों के पेट में दर्द होने लगा। क्योंकि आप ये सोच रहे थे ना कि जो जिस कम्युनिटी से आप लोग आते हो, ये आते हैं अखिलेश जी, उसका सिर्फ एक और एक नेता हो, ऐसा नहीं होता। परिवारवाद नहीं चलेगा हमारे यहाँ। आप दोनों की बात आ गई, जरा चर्चा में अमित को भी ये हमारा विशेषाधिकार है कि हम किसको क्या बनाएंगे ये आप नहीं बताएंगे ना, हम आपसे पूछने जाते हैं। और आप ये भी ना कहिए कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किसी राज्य का ये भी आप मत बताइए, ये भी आप मत बताइए, ये आपके मुंह से शोभा नहीं। चलिए ठीक है कोई हमारे यहाँ दोनों की बात आ गई, आपके पास ठीक है, दोनों की बात आ गई, दोनों ने तर्क दे लिया एक दूसरे को। विधायक और सांसद ना बताइए, आपके यहाँ से छोड़ के मनोज पांडे से लेके जाने के जरा अमित को भी चर्चा में शामिल कर। जो चले गए गड़बड़ हो नहीं देखेंगे, हमारे यहाँ कौन विधायक चला गया कहाँ बता। ठीक है, अब अमित को भी जरा चर्चा में शामिल कर। तो है हम पार्टी में हो चाहे ना हो, मुझे कोई बात अगर बुरी लगेगी मैं अपने पिताजी से अपनी बात नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। ठीक है चलिए कोई हमारी पार्टी में दिक्कत है तो हम अपने मुखिया से ही तो कहेंगे। धर्मेंद्र जी, आशीष जी, अब दोनों शांत हो जाइए। अमित को भी जरा चर्चा में ले लें। शाहजहांपुर से धर्मेंद्र जी, हाँ, दूसरे चरण में अभी तो आरोप प्रत्यारोप भाई आप लोगों में लगातार जारी रहेगा। जरा अमित को जोड़ लें। अमित, आवाज आ रही है? हाँ, एकदम क्लियर। चलिए भाई, बीजेपी में सब कुछ ठीक है, क्यों लालायित हैं आप लोग कि कोई यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगा और उससे आप लोगों को कोई फायदा होने जा रहा है सियासी? बीजेपी में सब कुछ ठीक है नहीं ठीक है, वो आए दिनों नूरा कुश्ती जो चल रही दिल्ली से लखनऊ की, वो दुनिया देख रही है और पूरा प्रदेश देख रहा है इस बात को। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, और जनता तो सबसे ज्यादा समझदार है। और जनता समझदार है, इसी वजह से उसने इनको मैंडेट दिया है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की नूरा कुश्ती में इस प्रदेश के युवाओं का, प्रदेश के किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, प्रदेश के हर वर्ग का बुरा हाल हुआ है। प्रदेश को बजट में कुछ भी नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार दिल्ली से मांग भी नहीं पाई, बिहार की इतना भी नहीं मांग पाई। भाई बिहार को तो इतना ज्यादा मिला, क्या प्रदेश को बजट नहीं मिलना चाहिए था? दूसरी बात है कि यहाँ संजय जी हर कोई लगा है कि हमारा भला कैसे होगा निजी तौर पर। भाई एक डिप्टी सीएम है कि वो चाहते हैं कि उप हट करके मुख्यमंत्री रह जाए, और वो भी प्रीफिक्स हटाना चाहते हैं, दूसरे वाले भी। तो ये दोनों लोग लगे हुए हैं, पूरा देश जानते हैं। लेकिन दूसरे जो उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक जी, उनके विभाग का हाल, वो उप मुख्यमंत्री उप हटाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कुछ करके रखा है कि प्रदेश की सबसे बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था आज अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। उसके आप संजीदा उदाहरण देखेंगे जो दर्दनाक है कि अगर कोई एक छोटी सी भी कैजुअलिटी हो जाती है तो 2-4 जिले मिलकर के 20, 30, 40, 50 बेड इकट्ठा नहीं कर सकते। ये हालत है प्रदेश की। जो सड़कों के जाल की बात होती थी, बहुत धार्मिक बातें होती हैं कि हम कांवरियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कांवरियों के लिए गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं? आप देखिए कि कांवरिये किन रास्तों पर निकल रहे हैं। तो इनका न धर्म से संजय जी कोई सरोकार है, न इनका विकास से कोई सरोकार। कैसे झूठ बोल रहे भाई?
ठीक है, बताओ अभी कि तो आपसे हाथरस बात की रखनी घटना है। में हाँ, आशीष जी कैसे झूठ बोले भाई कि हाथरस में जो घटना हुई है उसमें जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखा है वो देखा जाता है। नहीं, क्या कुछ उसमें छापा स्वास्थ्य मार व्यवस्था का क्या हाल खराब क्यों? था, बताइए आप। क्यों? क्या हाल खराब था? घंटे तक लोगों को बेड नहीं मिले हैं, क्या बात बेड करते हैं कितने वहां आशीष पर जी? बेड होते हैं आपको पता सर, नहीं है? जिला सुनिए तो अस्पताल एक के बात, अंदर अरे कितने सर, बेड होते हैं? पीजीआई है आप क्या वो? जानते हैं आशीष जी, नहीं, वो क्यों? पीजीआई है, एक बदायूं साथ का वहां पर मेडिकल 500 कॉलेज, आदमी पहुंच आशीष जाएगा, जी, वहां पर बेड नहीं, आशीष क्या जी, बात कर रहे हो आप? जानकारी दुरुस्त करके रखिए। अरे अगर आप बदायूं का दुरुस्त मेडिकल रखिए, कॉलेज जिला चल रहा अस्पताल होता, के अंदर में कितने बेड होते हैं? सुनिए ना, आप बताइए। सुनिए ना, इतनी बड़ी दुर्घटना मैं- थी, 500 आदमी मैं एक कह साथ तो रहा पहुंचा, हूं, उसमें अरे 150 के सुनिए आदमी तो, मरे हैं। 2 एम्बुलेंस लेकर के पहुंचे थे, 2 एम्बुलेंस लेकर अरे के। तो उसमें बात क्या करते वहां हो पर आशीष जी? एम्बुलेंस कुछ का कोई शर्मिंदगी रखिए ना, फिर वही बात, कुछ कितनी शर्मिंदगी एम्बुलेंस होती रखिए, है एक कुछ जिले के लिए? कितनी संवेदनशीलता एम्बुलेंस रखिए होती विषय है पर, भाई? क्या बात कर रहे हैं आप? संवेदनशील रहिए। सिस्टम के बारे में आप कुछ अपनी पता टर्न नहीं, पर आप जवाब बहस कर दीजिएगा। रहे हैं। एक एक करके, एक एक अगर एक जिला अस्पताल के अंदर में कितने आशीष- बेड होते हैं तिवारी जी? आशीष जी, आशीष 100 बेड, 200 बेड, क्यों? जिला 10-50 अस्पताल बेड में? होते हैं क्या? जिला क्यों अस्पताल 100 में? बेड नहीं होते हैं? 100 बेड नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, हाथरस का जो अस्पताल है, अरे आपके तो सरकार बहुत पुराने से रही यही है, तो मैं कह आपके रहा हूं। गठबंधन की यही रही कह रहा है, हूं, कितने बेड यही वहां कह पर रहा आपने हूं। रखवाए थे? सुनिए तो हाँ, आशीष जी, बताइए पहले ना बात आप। को सुनने का कितने प्रयास बेड का करिए। अस्पताल था बदायूं वहाँ, का- ये बता दीजिए। बदायूं ठीक का है, ठीक। आशीष जी बताएंगे, बदायूं का जो अब मेडिकल बदायूं कॉलेज चले है गए उसमें वहां कितने से। बेड हैं? ऐसे क्यों ही जाते बदायूं पास रहिए। में नहीं है क्या? अरे आप बताइए ना, जहाँ की बदायूं हाथरस का की घटना मेडिकल बता कॉलेज रहे क्यों नहीं हैं, चला? करके, हाथरस एक की एक करके। घटना आप जहाँ की बता रहे हैं, समस्या वहाँ है की ना, जिला अस्पताल में आशीष जी। कितने बेड हैं? छापा मार उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वह अब जनता बात की पलट दी आपने। समस्याओं को सुने, वो जनता की समस्याओं को सुने। सिर्फ बिल्कुल जनता दरबार की लगाने समस्याओं से पे कुछ उतरे। नहीं होता है, ठीक है? सबको पता है कि वो उप हटा के मुख्यमंत्री बनने की फिराक में, लेकिन उसमें अरे जनता किसने उत्तर बता प्रदेश दिया की अमित पूर्ण भाई रूप से, आपको? हम कह तो रहे हैं, ये एक तो आपका राजनीति नाम में इतना कोई किसी बढ़िया को है, हम बताने क्या नहीं जाता बताएं? है। आपको तो हम हाँ, कुछ बोल हाँ। भी नहीं, मेरे सगे बड़े भाई नहीं, का नाम वो- अमित तिवारी है, तो अच्छा, हम चलिए, आपको मैं कह तो रहा हूं बहुत नहीं, ठीक है। मुझे पता है कि आप निजी रिश्तों में बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है? मुझे इस बात की जानकारी है, इल्म भी है कि आप तथ्यों की जगह पर आप निजी रिश्ते खोजते हो। शायद हम सभी को राजनीतिक परिपाटी में निजी वक्तव्य से बचना भी चाहिए। अगर हमारा नाम अमित तिवारी ना होता तो आप हमें क्या कहते हैं? आप बता दीजिए। नहीं, तब अरे हम चलिए, आपको फिर व्यक्तिगत बता दीजिए, आप व्यक्तिगत हमें क्या नहीं, कहते चलिए, हैं? हाँ, आप अपनी बात रखिए। हाँ, हमने आपको एक बात बताई खाली। संजय जी हम बता रहे हैं, इन्होंने बात कुछ नहीं बताई है। ये फितरत है, ठीक है? ये संस्कार है, ये विचार है कि अगर हमारा नाम अमित तिवारी ना होता जो उनके सगे बड़े भाई का है, तो हमें कुछ और कहते और कुछ के संबोधित कर देते हैं। दूसरी बात, जिस नूरा कुश्ती के चक्कर में प्रदेश की पूरी जनता जो है वो त्राहिमाम कर कौन रही सी है, नूरा बाढ़ कुश्ती की। अमित भाई, कौन सी क्यों नूरा कुश्ती नहीं है? कौन सी सत्ता की बताइए? नूरा कुश्ती कौन है। सी नूरा हमारा कुश्ती? कैसे बनेगा? हम ये किसने सब आपसे जानते कह हैं। दिया भाई? आपको कौन बता गया? ये बता दीजिए, सोर्स राजनीति बताइए। में राजनीति अंदाजा में कोई मत किसी से लगाया कहने करिए, नहीं ये जाता। अंदाजे की राजनीति छोड़ राज- दीजिए, इसीलिए इतने देखिए, सालों से सत्ता में आप नहीं आ पाए। कह अंदाजा तो रहे लगा हैं लगा कि के आप लोग आशीष जी 2014 आशीष के जी, बाद से आप लोगों को आपके सत्ता नहीं पास मिली भी है, हम मिली तो आपको ठीक भी है? नहीं है और ना? यहाँ उत्तर आपकी भी प्रदेश में डेट- तो छोड़ ही दो। आप ठीक पता है। कब अरे थे सर, यहाँ पर? छोड़िए। अमित भाई पता भी नहीं होगा सर, अगर मैं पूछ सर, दूंगा। छोड़िए। लास्ट सर, कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में कब थी? मैं कह तो रहा हूँ, कब थी? मैं कह तो रहा हूँ कि कब आप थी? बहुत परेशान मत हो। अरे बता दीजिए कब बहुत थी? परेशान ये मत बता हो। दीजिए। कांग्रेस सत्ता में कांग्रेस ना की होने लास्ट का मतलब सरकार ये नहीं उत्तर है। प्रदेश में कब थी? सर सुनिएगा एक अच्छा बार, बता आशीष जी, दीजिए, फिर मैं मुद्दे सुन की बात लूंगा। कर लीजिए, मुद्दे आपको की बात पता नहीं करिए। है कुछ, हम कह तो रहे अंदाजा हैं लगा लगा कि के आप लोग आपका- यहाँ पर प्रवक्ता बन के आ जाते हो, अंदाजा लगाते हो खाली। लास्ट सड़क बता छाप बातें दीजिए करने सरकार लगते कब हो। थी? मुद्दे पर बात करो ना, मुद्दे पर बात करो सरकार ना। कब थी? निजी मुद्दे हमले पे आगे करने ना, के लिए बैठे हुए ये हो। अंदाजा मत लगाइए मुद्दे कि पर उन बात पे करो लगाना ना। है पता कि नहीं क्यों हटाना सर अच्छा है। प्रवक्ता बना देता है आप। ना क्या बात करते हो? अरे अब आप क्या ये भी बात आपसे करते हो? पूछेंगे, मतलब क्यों? मध्य ठीक है, प्रदेश में ठीक भी है, ठीक पूछेंगे, है। यहाँ पे भी आपसे पूछेंगे। मुद्दे से ना तानाशाही रखिए। सड़क छाप चलिए, बातें ठीक। करने के सड़क बावजूद छाप अगर आप बातें जनता कर के रहे हो मुद्दों कि ये को वो उठाना हो बताना तो चाहते बात हैं, कर इससे लो। इससे बड़ी सड़क छाप क्यों? बात क्या होगी? अरे बता तो कितने रहे बड़े हैं, जानकार हो भाई, सड़क- आपको कौन बता तो गया ये रहे हैं, बात? हम कह तो रहे हैं तुमको। बताओ ना। हम आपको कह तो रहे अरे हैं। कौन हम से आपको कह कौन तो रहे आपको हैं। बता के गया ये बात? ये नहीं, विषय चलो है, आशीष, ये विषय है। ये ऐसा नहीं विषय है। क्या राजन जी हर देखिए, दिन नहीं, बातें, नहीं, क्या सड़क देखिए छाप ना? बातें नहीं, करते नहीं, हो ठीक आप। है, कैसे ठीक है। लोगों को कैसे लोग ये पैनल सड़क में छाप बैठ बयान जाते है। विनय आकर जी, के जो ठीक है, हाँ, ठीक है, विनय जी। क्या मतलब है? देखिए भाई सरकार आशीष ने आशीष जी सरकार आशीष जी ने कहा। बेशक कह रहे हैं कि ये आकलन
आकलन है, संभावनाएं हैं, अटकलें हैं। हम लोग भी तो इसी आकलन, संभावना और अटकलों पर ही बातचीत पूरी कर रहे हैं ना। लेकिन जो कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, विनय जी से देख सवाल है लीजिए मेरा, ना। अमित विनय जी से, जरा राजनीतिक विश्लेषक को सुन लीजिए। विनय जी, लेकिन कहीं कुछ तो दिख रहा है ना भाई। डिप्टी सीएम हर समीक्षा बैठक में होते हैं, कैबिनेट बैठक में होते हैं दोनों,
अचानक दोनों गायब हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से साथ साथ कभी तीनों दिख नहीं रहे हैं। तो जनता भी तो ये चर्चा कर रही है ना, सियासी दल तो सिर्फ इस चर्चा का फायदा लेना चाहते हैं। देखिए संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं लगी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजे आने के बाद देख ले लोकसभा परिणाम जो आए हैं, उसके नतीजे आने के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को एक साथ कहीं पे भी नहीं देखा गया है। ठीक है, वो जो चर्चाएं हो रही हैं, विपक्षी पार्टियां जो है उनको भी मौका मिला है, तो वो अपना आकलन और जो उनका गुणागणित है वो उस हिसाब से अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन भाजपा भी अब कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये कहने की क्या जरूरत पड़ी कि नहीं मुख्यमंत्री नहीं बदला जा रहा है। अगर आज ये बात आशीष जी कहाँ समझेंगे? अमित रुक जाओ, विनय जी को गंभीरता से सुन लीजिए। अमित जी फिर बोलिएगा, राजनीतिक विश्लेषक को ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है भाजपा के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा तो नहीं है। और ये भाजपा ही नहीं, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जिसके परिणाम उसके आशा के अनुरूप ना आए तो उसमें मंथन तो होता ही है। और हो सकता है उस मंथन के दौर से भाजपा गुजर रही है और उसमें अब पार्टी का क्या स्टैंड होगा, लेना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेना है। सेंट्रल जो आला कमान है भाजपा का, वही इस पर जो भी डिसीजन लेगा वो 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि भाजपा में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बात कम से कम हजम तो नहीं हो रही है। अब क्या चल रहा है ये 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये केवल भाजपा की बात नहीं है, ये हर पार्टियों में होता है। हर पार्टी का वो एक अंदरूनी विषय है। हर पार्टी में अपने अलग अलग तरीके से उनका अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं की जो है बातें रखी जाती हैं, उनके जो है मंथन होता है। वो भाजपा में इस समय चल रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उस मंथन का क्या लबोलुआब निकलेगा वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जो है विनय जी, कल मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के आसपास गया था। आप भी जानते हो, दारुल सभा के पास भारतीय जनता पार्टी से सटा हुआ चाय की दुकान, वहाँ पर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। कई कार्यकर्ताओं को भी मैंने सुना इन मुद्दों पर आपस में चर्चा करते हुए, यानी भारतीय जनता पार्टी के काम कार्यकर्ताओं में भी ये चर्चा है। फिर आशीष जी, किस तरह से भाई अमित और धर्मेंद्र को रोक रहे हैं कि इस पर चर्चा ना करें? आपके अंदर भी चर्चा हो रही है पार्टी कार्यकर्ताओं में। एक चीज ये तो है ही है भाई, ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कोई ऐसा सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, योगी आदित्यनाथ ने भी कोई सार्वजनिक बयान ऐसा नहीं दिया है। लेकिन भाजपा के कुछ एक विधायक तो पब्लिक फोरम में बोल चुके हैं कि चाहे वो बुलडोजर एक्शन को लेके बोल दिया हो या लॉ एंड ऑर्डर को लेके बोला हो कि अधिकारी जो है हमारी बात नहीं सुनते हैं। गाजियाबाद के भी विधायक ने भी अपना 2-3 बार स्टेटमेंट दिया। अब उनकी मंशा कुछ भी हो जी, वो हो सकता है कुछ अपना नफा नुकसान या कुछ जो है इस समय बार्गेनिंग की पोजीशन में हो वो विधायक। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि भाजपा के कुछ एक विधायकों ने अपना स्टेटमेंट देके विपक्षी पार्टियों को बोलने का तो मौका दे दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही चीज, जिस चीज का आकलन आप कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, कमोबेश हम भी कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। आशीष जी के ऊपर तो खैर चूंकि जाहिर सी बात है वो भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, उनके प्रवक्ता हैं, तो इनकी एक लिमिटेशन है कि वो उस लिमिटेशन में ही बोलेंगे। जो है इनका दबाव मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जिन आकलन का हम लोग, जिन आशंकाओं का हम लोग जो है सवाल ढूंढ रहे हैं, उनका उत्तर ढूंढ रहे हैं, इसमें 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल फैक्ट हैं कि देखिए, नेतृत्व परिवर्तन तो भाजपा में नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये उतना ही कठिन वो है कि भाजपा के लिए कि योगी आदित्यनाथ को हटाना, वो चाहे संघ उसके साथ खड़ा हो या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ खड़े हों। और उतना ही टफ योगी आदित्यनाथ के लिए ही अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए भी कि उन पर ऊपर भी एक्शन लेने के लिए वो उनके ऊपर भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। कारण वो भी है कि उनकी भी जो लामबंदी है या उनका जो जनाधार है, उन पे इतनी जल्दी योगी आदित्यनाथ उन दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो कमोबेश यही रहेगा। लबोलुआब ये होगा कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। इनको, इन दोनों लोगों को जो है वो जिस तरीके से उनको खुश किया जा सकता है आला कमान वो करेगा और शायद इसी कैबिनेट के साथ वो उपचुनाव में जाएंगे।
तो क्या ये माना जाए आशीष जी जी कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो गया, हालांकि आपकी मजबूरियां हैं, आप भाई देखिए कैमरे के संजय भाई, सामने मैं कैमरे बार-बार के सामने कह रहा आप हूं, ये मानने को तैयार बीच नहीं का होगे, रास्ता और किनारे का लेकिन मेरा रास्ता तो- मेरा सिंपल ये जी। कहना है, हम तो सिर्फ नाराजगी की बात कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन ना- की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भूपेंद्र नाराजगी चौधरी जी नहीं। खुद बोल दिए, हाँ, वो उन्होंने उनको जवाब बोलने दिया की है। आवश्यकता क्या थी? उन्होंने जवाब अरे दिया जो है, जिस मुद्दा तरीके स्टैंड से- ही नहीं करता है उस पर बोल जवाब करके दिया, उन्होंने मैं खुद बता रहा हूं, चर्चा दे जिस दिया। की आवश्यकता पड़ जाती है। जिस तरीके से विपक्ष नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है और नैरेटिव सेट कर करके कि जैसे पिछली बार इन्होंने चुनाव में नैरेटिव सेट करा कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसमें विपक्ष वो हो गया, एकदम सफल हो गया। हम नहीं चाहते हैं कि अब हम विपक्ष कोई भी बात करेगा हम उसका तुरंत जवाब देंगे, और चूंकि नहीं देंगे तो फिर ऐसी समाज में एक विकृति, आप ये मान लो कि झूठ को जोर जोर चिल्लाने से आदमी मान लेता कि ये सच है। तो अब हम लोगों ने ये तय करा है कि विपक्ष के हर एक झूठ को तुरंत और तुरंत वहीं पर झुठलाने का काम करेंगे और फैक्ट बताएंगे हम। देखिए, बुलडोजर एक्शन की बात है, पहली चीज भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, ये अलग चीजें। यहाँ पर बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कुछ सही नहीं चल रहा। अगर मान लीजिए संजय निषाद जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं, पहली बात तो इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है इससे लेना देना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे अंदर की खुद की बात है। हम यहाँ पर हारे, यहाँ पर हम जीते, यहाँ पर हम अपना मुख्यमंत्री बनाएं, हम किसको बनाएं, क्या बनाएं, ये हमारा अंदर मंथन है। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि किसी और को इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना, चूंकि हम नहीं ले रहे हैं दूसरे के इंटरेस्ट, हमें नहीं मतलब है। ठीक है, आप जो कर रहे हो करो, हमारा जो काम है, हम 2027 के ऊपर हमारा फोकस है, और जो ये 10 उपचुनाव की सीटें हैं वो हमारे फोकस में, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ से लेके दिल्ली जाएं, दिल्ली से लेके हम दौलताबाद जाएं, इससे मुझे नहीं लग रहा है कि किसी और को कुछ कहने की आवश्यकता है। हमारा काम है, हम पर छोड़ दीजिए आप लोग। आपको जो नैरेटिव सेट करना है आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, हम आपके नैरेटिव जो सेट कर रहे हो उसको जवाब देने का काम हमारा, वो हम करते रहेंगे। ठीक है, अमित कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, हाँ, देखिए आशीष जी अभी कह रहे थे, बहुत ही पता नहीं कैसे बोल लेते हैं कि हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं। क्यों? जब रायबरेली और अमेठी के चुनाव कैंडिडेट डिसाइड नहीं हो रहे थे, अगर पार्टी का अपना निर्णय था तो बड़ा चीख चीख करके चिल्ला रहे थे, बहुत हर मीडिया में 4-4, 5-5 घंटा, 11-11 घंटा डिबेट कर रहे थे, प्रत्याशी कौन, आ नहीं रहे। ये देखिए, मतलब सबको होता है, ये कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। दूसरी बात, यह सरकार या प्रदेश आपराधिक इतना हो चुका है। भी देखिए, बंथरा में कल या परसों ही घटना हुई ऋत्विक पांडे की। अब बताइए, उस पर इस सरकार ने बंथरा में उसको पीट पीट करके उस बच्चे को मार दिया गया है, और मुकदमे लिखे हैं 5 लोगों पर, वो भी जानते हैं उसमें कितना निलंबन हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन आशीष जी उस पर भी बोल नहीं पाएंगे। नहीं, उस पर कार्रवाई हो चुकी है। अगर आप नहीं, कार्रवाई हो नहीं तो कह तो रहे, अब ये अपराधियों का प्रदेश हो चुका है, कानून व्यवस्था ठप है, सब अपराधी गले में पट्टी लगा के आ रहे हैं थाने कि भैया हमको बंद कर लो। घूम रहे सुन लीजिए, ये अपराधी वाली तो बात कहिएगा नहीं। वो भाजपा अभी बरेली में हुआ है मामला, सारे घर तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए गए बुलडोजर से। लेकिन जब वो कमल वाली पट्टी पहन लेते हैं ना, उसके बाद में बुलडोजर ऐसे हो जाता है, रुक जाता है। कोई नहीं हो जाता भाई, कोई नहीं हो जाता है, यही कोई नहीं हो जाता है। बेदीराम से लेके और जाने बड़े बड़े विधायकों के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई कर दी। आप कैसे बात कर रहे हो? आप लोगों क्या संरक्षण दिया जाता था? आप क्या विपुल दुबे को जानते हैं ना? क्या इंडी विपुल दुबे को जानते हैं, अहमद हमने देखे विपुल हैं। दुबे को जानते हैं, विपुल दुबे को जानते हैं, नाम सुने उनका? सुने नाम? आपके विधायक हैं, उनको जानते हैं विपुल दुबे को? क्या कार्य करते थे पेपर लीक में? और आपकी सरकार ने नॉन अवेलेबल वारंट के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया था, पेपर लीक में नाम आया था। और आज से कम 13 साल पहले के प्रकरण में कल उन पर ट्रायल पूरा हुआ है, जो इल्जाम है उससे हो चुके हैं, अब सजा होगी उनको। निषाद पार्टी के हैं वो भाई। अरे सर, विपुल दुबे, विपुल दुबे जी आपके सहयोगी दल हैं कि नहीं है? वही मैं निषाद पार्टी की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ ना, जानते हैं आप सहयोगी दल है, चार्जशीटेड है, आपके सीटेड है, कल चार्जशीट फाइल हो गया, फाइल हो गई चार्जशीट कल। आपके सहयोगी दल है। झूठ बोलते हो यार आप लोग, पता सहयोगी दल नहीं है? 3 हफ्ते पहले का अपडेट लेके आज के दिन आप बात बता रहे हो। क्यों आज क्यों नहीं बात करेंगे? 3 साल का पहले तो चार्जशीटेड है वो, उनको मंत्रालय दिए हैं ना, उनको उनकी पार्टी को मंत्रालय दिए हैं आप। अरे लोग पार्टी को दिए हैं, वाह भाई वाह।
लड़का भाई लड़का अपराध करके आए, आप कह रहे हो कि पिताजी से संजय क्यों बात कर रहे संजय हो? निषाद जी ने तो यही सबसे पहले परिवारवाद, बुलडोजर पर यही सवाल खड़े परिवारवाद। किए थे। बात चलिए कर रहे हो ठीक भाई है, आप। यही परिवार मतलब आप ये चाह रहे हो कि लड़का अपराध नहीं। करे तो उसके पिताजी को भी टांग दिया जाए? नहीं, 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 अरे बिल्कुल जो नहीं, अपराधी है हम बिल्कुल भी अपराधी नहीं। के खिलाफ करेंगे ना। ठीक है, ठीक क्यों? है। अभी 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 ओम प्रकाश जब राजभर आप जी लोग, का वीडियो सुने मुझे थे? ये समझ में सुनिए नहीं ना, आता है कि आशीष जी। घटक दलों को लेकर के आप जब एनडीए के घटक दल हो या इंडिया ब्लॉक के घटक दल हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही हो ना। आपके सहयोगी संजय- तो आशीष माने जाएंगे ना निषाद पार्टी के। बिल्कुल, आप संजय भारतीय जी, जनता पार्टी संजय की जी, बात हो रही है, आप संजय जी भारतीय जनता सुनिए, पार्टी में संजय बताओ जी, कोई आशीष जी की दिक्कत बस हो जवाब तो। 1 मिनट में दे देंगे। संजय जी। जी, अभी इन्होंने उनको ओम प्रकाश राजभर जी की बाइट सुनी थी ना माइक में, हो सकता ना सुनी, हो सकता ज्ञान कम हो, जब कहे थे कि किसी भी पेपर का एडमिट कार्ड लेकर के आओ, मनचाहे नौकरी लेके जाओ, उस पर मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की? नहीं की ना। क्यों? मैं दही जम जाता है इस बात को कहने के लिए। किस बात को लेकर भाई? कहाँ कौन सी बात अभी कर अभी रहे हो? अभी सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो सुनिए दोबारा। ओम प्रकाश राजभर जी अभी का एक अभी वीडियो वायरल अभी हुआ था, ओम बेदीराम प्रकाश का जब राजभर मामला का आया था वीडियो पेपर वायरल लीक हुआ मामले का। बेदीराम के में, उन्होंने मंच से कहा है, विद वीडियो के साथ में है नहीं, कि ठीक आप है। किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरे, परीक्षा के पहले एडमिट कार्ड लेकर के आए, नौकरी लेकर नहीं, के उस पर जाए, हम लोग चर्चा कर नहीं चुके सुनाई हैं। देगा। जाहिर सी बात है, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। जीरो टॉलरेंस तो कैसे आशीष होगी ना? सबके लिए है ना। चलो धर्मेंद्र जी के पास चले। धर्मेंद्र जी, कुछ हाँ विनय भाई जी कहना कुछ, चाह हाँ रहे हैं। बोलना चाह रहे थे कुछ, विनय जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अमित जी निषाद पार्टी के जो विधायक हैं उनके ऊपर बता रहे थे कि जो संलिप्तता पाई गई है, नो डाउट वो भाजपा के घटक दल हैं और उस नाते जो है भाजपा की जिम्मेदारी है कि उनके बारे में कुछ बोलें, लेकिन यही चीज़ें जो है कांग्रेस के ऊपर भी उठती हैं जब इनके एक घटक दल हैं आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री ही जेल में हैं, तो उस नाते क्या वो अरविंद केजरीवाल से अपना पीछा छुड़ाएंगे? नहीं, नीरज जी की बात का जवाब लड़ाई लड़ सकते हैं, जवाब देंगे, अरविंद जवाब केजरीवाल देंगे। का बचाव कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं, हम अपेक्षा जवाब भाजपा से देंगे। नहीं रख सकते हैं कि वो हम अपने जवाब घटक देना दल की चाहते हैं। पार्टी का बचाव ठीक है, करें। अमित आ जाएंगे अभी। हाँ, अब हाँ। जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, नीरज जी ने जिस आम आदमी पार्टी आ की रहे बात हैं कही, धर्मेंद्र। ये आम आदमी पार्टी और जितने भी बड़े नेताओं को उन्होंने अंदर किया है, वो राजनीतिक विद्वेष के चलते। संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखने के बाद आप 1% आपकी जांच एजेंसियां मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक अदालत दल है रखती उसको भाई, पार्टी ने रखती। सुनिए ना, दूसरी मनी चीज, चलिए ट्रेल क्या बात अच्छा करते हैं? बताइए टीएमसी सर, के मनी बारे में ट्रेल कौन बताइए। सिद्ध करेगा? अभी आपने देखा मनी ट्रेल कौन सिद्ध करेगा? महिलाओं को किस मनी ट्रेल तरीके कौन से सिद्ध मारा करेगा? गया, आपको पता टीएमसी में महिलाओं क्या हो रहा को- है? बताइए, महिलाओं को- पश्चिम बंगाल के लिए कुछ संसद बोलिए। के बाहर से, आशीष जी, महिलाओं को संसद परिसर के बाहर से दिल्ली पुलिस खींच करके ले गई, महिला खिलाड़ियों को, उस पर बोलेंगे? हाँ बिल्कुल उस पर जवाब बोलेंगे, देंगे? बिल्कुल बोलेंगे। हाँ, बोलो क्या है? क्या बोल कहेंगे तो रहा उसको हूँ बताओ। भाई मैं उसके क्या- खिलाफ। बताओ उस पे क्या था? अरे ब्रजभूषण शरण उसमें के क्या था? खिलाफ वहां पर मुकदमा हुआ, एफआईआर हो गई, क्या? और क्या चाह रहे हो? फांसी पे नहीं, लटका दिया जाए। वो खींच करके जो लेके फिर गई वही देश की खींच करके खिलाड़ियों को, महिलाएं खींच वहाँ करके, क्यों? टीएमसी क्या कर रही है क्यों? वहाँ चलिए, पर? चलिए, चलिए, बांध क्यों? बांध के लोगों को बताओ, मारा दिल्ली जा का रहा है वहाँ जवाब महिलाओं को। दो जवाब। वहाँ पर महिला खिलाड़ियों को हिंदू खींच महिलाओं करके को लेके बांध गई। बांध के मारा जा रहा है, उस पर कुछ हिंदू बोलेंगे? मुसलमान के अलावा भी कोई देश में कोई दुकान है आपके पास? अरे मोहब्बत की दुकान है। ठीक है, ठीक है, ठीक मोहब्बत है। की दुकान। धर्मेंद्र जी, दुकान में हाँ, उठाओ ना। मोहब्बत की दुकान ठीक है है, ठीक भाई। है, धर्मेंद्र जी को भी शामिल कर लें। हाँ धर्मेंद्र जी, भाई संजय जी, जिस तरह भाई से- आज आप लोग बड़े मजे ले रहे हो भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है। 2016 का भी तो मंजर, जैसा कि आशीष ने आपको बताया था, ये तो हर एक सियासी दल में कभी ना कभी होता रहा है। कांग्रेस का क्या कहना है? अखिलेश सिंह ने जब कांग्रेस को तोड़ करके कौन सी पार्टी बनाई थी विनय तिवारी जी? अखिलेश सिंह जो रायबरेली वाले जो स्वर्गीय विधायक जी हैं, वो भी टूट हम लोगों ने देखा था कांग्रेस में कि किस तरह से संजय टूट हुई जी- और दो फाड़ हो गई कांग्रेस में। चलिए, संजय बहरहाल जी, मेरा ये देखिए- कहना है कि जी संजय जी, महत्वपूर्ण ये है कि 2016 में या ABCD अखिलेश जी ने बनाया था तो उस समय आप लोगों ने सवाल खड़ा किया था, जनता के बीच अभी कौन वो सा बातें गई बन थी। गया है? अब आशीष जी सुन लीजिए भाई, इतना व्यग्र मत होइए। बताइए मैं भाई। जान रहा हूँ कि भाजपा को डिफेंड करने के लिए। देखिए धर्मेंद्र जी कभी अगर बोलते इस नहीं है तरह- बीच में। हाँ, तो सवाल ये है महत्वपूर्ण कि आज जब इस तरह की चीजें हैं जनता के बीच में जा रही, जब जनता को सड़कों में हो रहे गड्ढों से निजात चाहिए, जब अस्पतालों में इलाज चाहिए, जब बिजली की समस्या से निजात चाहिए, तो ऐसे समय में जब महंगाई से निजात चाहिए, महिलाओं की रसोई महंगी हो गई उसका निजात चाहिए, तो ऐसे समय में जब आप नूरा कुश्ती में व्यस्त हैं, आप दिल्ली लखनऊ सरकार जब व्यस्त है, तो सवाल उठेगा, लाजमी है
और केवल विपक्षी नहीं, आपके अंदर से उठ रहा है। शाहजहांपुर के एक सिटिंग एमपी उत्तर प्रदेश सरकार के अस्तित्व को नकार देते हैं। उन्होंने एक डीएफओ खिलाफ चिट्ठी लिखा और सीधे राज्यपाल को संबोधित किया। राज्यपाल को संबोधित करने का मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार जैसी को अस्तित्व नहीं मानते। किस तरह से तमाम विधायकों को मैं बार बार क्यों वही रिपीट करूं। दूसरी बात, बड़े जोर शोर से कह रहे थे कानून व्यवस्था की बात, ये ऐतिहासिक है। इस सरकार में एक कप्तान सालों फरार रहा, पुलिस कप्तान, कोई छोटा मोटा अफसर नहीं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि एसपी डीएम फील गुड करा रहे थे मुख्यमंत्री कार्यालय को। एक एडीजी जाकर के छापा मारते हुए पता चलता है पर डे 15 लाख की वसूली हो रही थी, गाड़ियों से पैसा बरामद होता है। जिसको थानेदार बना के रखे तो लोगों को अरेस्ट करने के लिए वो थाने फरार हो जाता है। अब इससे गंभीर बात क्या हो सकती है। बनारस के अंदर इंस्पेक्टर पता चला लूट कर रहा, लूट की जो गैंग चला रहा था, फर्जी एसटीएफ असली दरोगा। ये आप लोगों ने छापा और दिखाया किस तरह से बातें हैं। इंस्पेक्टर की हत्या हो जा रही है। ऐसे कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश निजात चाहता है, आपको मुबारक। बुलडोजर की बात बड़े जोर शोर से बता रहे थे कि मोच हट के देखिए, बुलडोजर जहां गलत चलेगा किस तरह बैकफुट पे आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। आपको जनता के हाल ले रहे हैं, क्यों नहीं चिन्हित करने के बाद फिर आगे बढ़ते रहे। आपको माफी मांगनी पड़ी कि हम बुलडोजर वापस ले रहे हैं और जिन लोगों ने चिन्हित किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा कर्म क्यों करते हो जो विपक्ष के लोग उंगली उठाए। आप बेदीराम की बात कर रहे थे, आखिर आप बताइए, कोई भी सरकार का मिनिस्टर, संजय जी हालांकि इस पर बहस हो चुकी है, लेकिन कोई सरकार का मिनिस्टर अगर ये कहता है कि फार्म भर के प्रवेश पत्र दे देना, बाकी हम करा देंगे, बैठे हुए इसी के लिए माहिर रहे, आप बताओ संलिप्तता है कि नहीं है। उसको मंत्री पद पर एक भी दिन 1 घंटे बैठे रहने का अधिकार है। जो शपथ लेता है पद एवं गोपनीयता की, वो कह रहा है कि आप पर्चे भर देना, फार्म भर देना नौकरी का, प्रवेश पत्र मेरे यहाँ फेंक जाना, मैं नौकरी करा दूंगा। इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है, इससे ज्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है प्रदेश की। 17 से किस तरह से लीक हो रही परीक्षाएं, मैंने एक दिन आपको गिनाया था, आपके ही चैनल पर कितनी लंबी लिस्ट दी थी, और उसके बाद भी आज तक ने भी देखिए, इतने के बाद भी अभी देखिए कल जेई नीट्स वाली जो सीएसआर नीट की परीक्षा में लीक हो गया। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। अब इसमें केवल हम लोग जो कहते थे कि सरकार संलिप्त है, सरकार के लोग हैं, वो तो प्रूव हो गया कि भाई सरकार के मिनिस्टर, सरकार के विधायक, सरकार सत्ता दल में साझीदार लोग इन्वॉल्व है। सरकार अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, आप कह रहे हैं वो चार्ज, कोर्ट ने चार्ज बनाया है, वो कोई नई चार्जशीट नहीं लगाया है, कह रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, क्या हुआ, जेल भेज दिए क्या? आशीष जी पूछ लीजिए, क्या बेदीराम किस जेल में, हम लोग भी जान जाए, जनता को बताएंगे, अगले चैनल लोग बैठेंगे कि नहीं भाजपा ने कार्रवाई कर दिया है। तो आप जब अपराधियों को, माने इस तरह के अपराध में लिप्त जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बचाने का काम करेंगे तो स्वाभाविक मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, इसमें कोई बाहरी नहीं है, सत्ता से जुड़े लोग हैं जो परीक्षाएं लीक करा रहे हैं। चलिए, मैंने पहले ही कहा, उत्तर प्रदेश आपकी लड़ाई में उत्तर प्रदेश सफर कर रहा है, हमें इस पर आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हुआ आशीष जी, उसकी हमको चिंता नहीं ना, वो जानना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। आप कह रहे हैं कोई चीज नहीं, सब फील गुड है। आप बताइए, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे थे, इनके कैबिनेट में डिप्टी सीएम नहीं जाते और वो मंडलों के विधायकों और पदाधिकारियों से मिलते हैं आपके, और अलग वहीं बगल मुख्यमंत्री जी नेताओं को बुला के अलग से मिलते हैं, अलग से फीडबैक लेते हैं। तो सत्ता के अंदर जब कई केंद्र हो गए हैं तो स्वाभाविक है सारे विकास काम प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही गंभीर बात है। ठीक है आशीष जी, वक्त कम है, संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है, क्योंकि इसी प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत थी, अपराधियों को किस तरीके से अतीक अहमद जैसे और जाने कितने, भाई जो आप घटनाएं हो रही जो पूछ रहा हूं उस पर नहीं, मेरी बात, आपने इतना बड़ा, आपने इतनी बड़ी बातें बोली, आप समझिए ना, लॉ एंड ऑर्डर आप मत बताएं, क्योंकि आप जब बताते हो ना तो बड़ी एक हंसी सी आती है। प्रदेश की जनता भी जानती कि किस तरीके से समाजवादियों के समय में यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर होता था। कोई भी जमीन ऐसी नहीं बाकी होगी जिस पर समाजवादियों ने कब्जा करने का काम कराओ। तो और आपका चरित्र जो है वो चरित्र आपका संसद में भी दिखता है, जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव को आप देख रहे हैं, अबे तबे करके सांसदों, माननीय सांसदों से अबे तबे करके बात करते हैं। तो ये जो ये गुंडागर्दी वाली जो ये कहा गया था ना, जो मायावती जी ने कहा था ना, वो बिल्कुल सही कहा था। अबे और तबे करके संसद के अंदर में कभी अबे तबे नहीं हुई, और बताइए अबे तबे करके वहां पर बात करी जा रही है। तो ये निश्चित तौर से आप लोग इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और अनुशासन की बात ना बताएं तो ज्यादा अच्छा। फिर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर
बेदीराम हो MP चाहे कह रहे कोई थे, भी हो, गोली मारो, और नारा आरोप लगाने वाले जैसे ज्ञान ही दे सिद्ध रहे हैं होगा हमको। उसके बाद उनको यहाँ पर किसी भी कोई ओम दुनिया की प्रकाश ताकत राजभर बचा पर नहीं बोले तो सकती नहीं अभी है, आप। और जो भी कार्रवाई होती सारी कार्रवाई उनके ऊपर अरे करने का मुकदमा काम आपने किया लिखा, जाएगा लेकिन यहाँ पे। आशीष, भारतीय और मैं जनता बता पार्टी दूं ने सड़कों मुकदमा की आप लिखा। बात बता रहे हो, एक- सड़कों के लिए सुनो। इसी बजट में 40,000 जी जाते जाते एक जवाब दे जाओ। मेरा सिंपल ये कहना है कि बेदीराम की जगह अगर समाजवादी पार्टी का कोई विधायक रहता तो क्या यही फार्मूला चलता जो अभी चल रहा है बेदीराम के लिए? बिल्कुल यही फार्मूला चलता। देखिए हम लोग ना जब मैं ये अब नहीं सुन- मानता। विनय क्या जी भी बात बहुत करते तेज हैं? मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए मेरी बात। तत्काल बुलडोजर भी पहुंच जाता और गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिए जाते। बाकी अदालत बाद नहीं, में नहीं। देखता रहता कि मामला क्या होता है। चलिए विनय हाँ जी, कि संजय ऐसा चूंकि कोई वक्त- एक कोई ऐसा आप उदाहरण दे दीजिए कि जिसमें पहले भेज दिया गया हो, उनका आरोप ना सिद्ध हुआ हो और अदालत ना पहुंचा हो, और पहले जैसे बात ही उनके करते ऊपर हैं? आरोप लगा, आरोप लगने के बाद ये- उनका कर दिया गया। एक उदाहरण नहीं दे पाएंगे चलिए पूरे उत्तर क्योंकि प्रदेश अदालत में में। मामला है, तमाम ऐसे विधायक हैं। अब मैं बिल्कुल, किनका अब किनका जिक्र अदालत करूंगा, से पहले हम कुछ नहीं कर लिस्ट सकते। बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो उस पर चर्चा में जाएंगे तो फिर हमें लगता है कि 2-3 घंटे डिबेट करना पड़ेगा। चलिए विनय जी, भाई आखिरी कमेंट आपकी ओर से। मैं तो ये मानता हूँ कि दाल में कुछ काला है। हालांकि दिल्ली दरबार निश्चित तौर पर सक्रिय है कि संजय निषाद अब बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, नौकरशाही मेरी बात सुन रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी भी बिल्कुल शांत हो गए हैं। अरुण राजभर कहते थे कि कोई नौकरशाही में कोई काम नहीं हो रहा है। तमाम फतेह बहादुर सिंह भी कहते हैं, पहले बोलते हैं कि मेरे जान को खतरा है, अब बोल रहे हैं नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, STF ठीक काम कर रही है। तो यानी दिल्ली दरबार का डंडा चलना शुरू हो गया है, तो सब लोग अब सही रास्ते पर हैं। आने वाले दिनों में क्या तस्वीर हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं संक्षेप में? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है संजय जी कि धर्मेंद्र जी ने जो एक पॉइंट उठाया कि जो इस ऊहापोह में जो भाग दौड़ जो हो रही है वो पक्ष और विपक्ष, इसमें मैं विपक्ष को भी अंदर लाऊंगा, खासकर यूपी की अगर बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। जो समय मुख्यमंत्री को या उप मुख्यमंत्री को जनता के सामाजिक कार्य के लिए समय देना चाहिए, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, हो सकता है कि ये दौड़ भाग वो सब हो रही हो, तो कहीं ना कहीं वो समय जो जनता को देना चाहिए उससे हटके वो अपने आला कमान को दे रहे हैं। लेकिन इसमें खाली भाजपा नहीं, इसमें समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री भी प्रदेश में नहीं बैठ पा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी बहुत समय से पद खाली है। ये तो 29 तारीख को सरकार उसको नहीं भर पा रही। 29 तारीख को अखिलेश यादव ने बैठक बुला ली है हो समाजवादी जाएगा। पार्टी में। नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो जाएगा 28 तारीख को, संभवतः 28 जुलाई को। 29 से तो सत्र शुरू हो रहा है। विधानमंडल की बैठक है, उसमें नेता प्रतिपक्ष फिलहाल मिल इस जाएगा, चर्चा को उसका- हमें यहीं विराम देना होगा क्योंकि वक्त हमें यहीं तक इजाज़त देता है। जाहिर सी बात है कि सूबे की सियासत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है ये, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं, और जाहिर सी बात है बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। फिलहाल आगे कुछ घटनाक्रम रहता है ये देखना दिलचस्प होगा, इस पर हमारी भी निगाहें होंगी। अगर कुछ बड़ा होता है तो निश्चित तौर पर वो लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।